दोस्तों, हिंदी लिटरेचर विद रोहित सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट के जो सिलेबस में इकाई 7 में जो हिंदी कहानी लगी है, तो आज हम लोग उस हिंदी कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको 5 कहानी का समरी बताऊंगा। कितने कहानी का? 5 कहानी का। देखिए, हमारे जो नेट के जो सिलेबस में लगी है, कुछ कहानी प्रेमचंद पूर्व कहानी लगी है। जैसे राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला की 2 कहानी लगी है नेट में। एक कहानी है दुलाई वाली और एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये प्रेमचंद पूर्व कहानी है, यानी कि 1915-16 से पहले की कहानी है। तो बंग महिला की 2 कहानी है, मैंने आपको बताया, एक दुलाई वाली कहानी और एक चंद्रदेव से मेरी बातें। देखिए, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। कई बार पूछता है कि बंग महिला का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ये मिर्ज़ापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। बंग महिला मिर्ज़ापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को, सुनो, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। बंग महिला का 4 कहानी देखिएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में छपा, सरस्वती पत्रिका में छपा। किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में छपी। दूसरी कहानी है कुंभ में छोटी बहू, ये 1906 में आया। तीसरी कहानी है दुलाई वाली, ये दुलाई वाली कहानी 1907 में आया। और दुलाई वाली कहानी जो 1907 में आया, ये भी कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए। और चौथा कहानी है दालिया। ये जो दालिया कहानी है 1909 में आया। कब आया? 1909 में। तो इनकी ये 4 कहानी। फिर देखिए आगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। ये कहानी मैं आपको बताया हूँ कब छपा, 1904 में छपा। और किस पत्रिका में छपा? सरस्वती पत्रिका में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 में छपी, सरस्वती पत्रिका में छपी। और आप जानते हैं, ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। जब आप इस कहानी को पढ़िएगा तो ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। किस शैली में? पत्रात्मक शैली में। इस कहानी में आप देखिएगा तो लेखिका जो है, जो चंद्रदेव को पत्र लिखती है, इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव को पत्र लिखती है। तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई राजनीतिक कहानी है। ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई एक राजनीतिक कहानी है। और इसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। व्यंग्यात्मक भाषा, इस कहानी में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये कहानी को जब आप पढ़िएगा ना, तो आप देखिएगा ये जो कहानी है, ये एकात्मक वार्तालाप की कहानी है। एकात्मक वार्तालाप मतलब समझते हैं? ध्यान दीजिए, ये कहानी कैसी है? तो एकात्मक वार्तालाप की कहानी, मतलब एकात्मक वार्तालाप केवल इसमें लेखिका है और चंद्रदेव है, बाकी कोई नहीं है। लेखिका जितनी भी समस्या है, जो चीज़ है, वो चंद्रदेव को कह रही है। तो यह एकात्मक वार्तालाप की कहानी है। इसमें 2 ही पात्र है। इस कहानी में देखिएगा तो 2 पात्र है। एक लेखिका स्वयं है, मतलब इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 2 ही पात्र है। एक लेखिका है और एक चंद्रदेव है। लेखिका स्वयं और चंद्रदेव। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से, पता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग है। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से जो वायसराय है लॉर्ड कर्जन, तो लेखिका ने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है। तो इस कहानी में वायसराय के, मतलब लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। किसके माध्यम से? चंद्रदेव के माध्यम से। चलिए अब हम इस कहानी पर आते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली लेखिका थी। बंगदेव जो है, राजेंद्र बाला घोष जो है, वह हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी। कौन? राजेंद्र बाला घोष। ध्यान दीजिए, अब आगे कहा जा रहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजनीतिक कहानी है। कैसी कहानी है? राजनीतिक। इसकी जो शैली है वो कहानी शैली नहीं है, बल्कि पत्रात्मक शैली है। जब आप इस कहानी को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कहानी नहीं, ये पूरा पत्र के
तर्ज पे लिखा गया, मतलब पत्रात्मक शैली में। लेखिका लग रहा है कि चंद्रदेव को पत्र लिख रही है और कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में देखिएगा तो कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है और इसकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक है। इस कहानी की भाषा क्या है? व्यंग्यात्मक है, क्योंकि इस कहानी में देखिएगा तो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को। इस कहानी की केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा का व देश में फैली बेरोजगारी का और नारी के साथ जो अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है इस कहानी में। तो इसका केंद्रीय विषय जो देखिएगा अर्थनीति राजनीति है ना। इसमें देश की बदहाल आर्थिक स्थिति का, देश में फैली बेरोजगारी का, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का, इस सब का जिक्र किया गया है इस कहानी में। चलिए अब हम आते हैं इस कहानी के, देखिए पात्र कौन कौन है। तो अगर आप देखिएगा तो इस कहानी के में जो पात्र जो है वो है भगवान चंद्रदेव। इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में ये कहानी लिखी गई है, मतलब भगवान चंद्रदेव को ही संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। लेखिका है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी में दो ही पात्र है, मैं आपको बताया था ना, एक भगवान चंद्रदेव है जिन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है, दूसरा है लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। देखिए एक चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अच्छी पूर्वक सुनिएगा, ठीक ना। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं? तो भवदेव पांडे। कौन? भवदेव पांडे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है, इसके सिवा और कोई पात्र नहीं है। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन भारत के वायसराय थे और 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। और आप देखिएगा तो कर्जन भारत में अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। तब ना लेखिका बोलती है इस कहानी में भगवान चंद्रदेव को कि क्या भगवान चंद्रदेव आपके डिपार्टमेंट में कोई रिटायरमेंट का जिक्र नहीं है? क्या आपके डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट नहीं होता है? तो लॉर्ड कर्जन जो है जो अपने पद पर बना रहना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता उसको नापसंद करती थी। लेखिका ने इसको व्यंग के तौर पर इस कहानी में दर्शाया है। अब दूसरी कहानी जो देखिएगा राजेंद्र बाला घोष की जो दूसरी कहानी है हमारी, वो है दुलाई वाली। दूसरी कहानी जो है वो क्या है? दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी 1907 में आया, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। मैं आपको बता दूं कि दुलाई वाली जो कहानी है, ये दुलाई वाली कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। दुलाई वाली वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है ना। इसमें स्थानीयपन है। स्थानीयपन जब आप इस कहानी को पढ़िएगा तो दुलाई वाली कहानी में आपको बनारस का भाषा देखने को मिलेगा। जो बनारस की जो आम भाषा है वो स्थानीय भाषा इस कहानी में देखने को मिलेगा। ये मनोरंजन प्रधान कहानी है। दुलाई वाली कहानी को देखिएगा, मनोरंजन प्रधान। ये सरस्वती पत्रिका में इस कहानी में 3 पात्र बड़ा फेमस हैं। एक वंशीधर जो मुख्य पात्र है, इलाहाबाद का रहने वाला है, बुद्धिमान है, उत्साही है। दूसरा है नवल किशोर, और नवल किशोर को मैं आपको बता दूं कि नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, हंसमुख व्यक्ति है। और जानकी देई, जानकी देई जो है इस कहानी में ये वंशीधर की पत्नी है, वंशीधर की बीवी है। चलिए, तो स्थानीयपन, यथार्थ और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण इस कहानी को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि आप देखिएगा इसमें मतलब यथा पात्र के अनुरूप या भाषा के अनुरूप ये कहानी बेजोड़ कहानी मानी जाती है और इसे मनोरंजन प्रधान कहानी माना जाता है। मैं आपको बताया हूँ, कहानी की शुरुआत काशी से होती है और समाप्ति इलाहाबाद में जाकर होती है। अगर इस कहानी को देखिएगा तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो काशी से होती है और कहानी की समाप्ति कहाँ? इलाहाबाद स्टेशन पर जाकर के कहानी की समाप्ति होती है, ठीक ना। आप देखिएगा तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस कहानी के पात्र में क्या है? तो वंशीधर मुख्य पात्र है जो कि इलाहाबाद का निवासी है ना। वंशीधर जो मुख्य पात्र है इलाहाबाद का निवासी है ना। उसकी पत्नी है जानकी देई जो कहाँ? बनारस में रहती है ना।
और वह अपनी पत्नी को विदाई करवाने के लिए आया है इस कहानी में। और नवल किशोर जो वंशीधर का ममेरा भाई है, जो कि हंसमुख व्यक्ति है, जो कि हंसमुख व्यक्ति है। चलिए अब देखिए इस कहानी में आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जानकी देई वंशीधर की पत्नी है, एक गृहस्थ महिला है। और अन्य पात्र में नवल किशोर की भी पत्नी है, वंशीधर की सास है, साला, साली, इक्के वाला आदि इस कहानी के। वंशीधर जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं। वंशीधर जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं वो कहाँ आए हैं, तो अपने ससुराल बनारस आए हैं पत्नी को विदा करवा ले जाने के लिए। क्यों आए हैं, क्योंकि पत्नी को विदाई करवाने के लिए अपने ससुराल बनारस आए हैं कौन, वंशीधर। और अपने परम मित्र नवल किशोर के साथ जाने के लिए वह एक दिन पूर्व ही तैयार हो जाते हैं। मतलब जिस दिन उनको जाना है उस दिन नहीं, बल्कि जाने से एक दिन पहले तैयार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपने मित्र नवल किशोर के साथ वह जाने वाले थे। मुगलसराय स्टेशन से दोनों की मुलाकातें होती। आगे, नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है। नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी जिन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है। मुगलसराय स्टेशन पर वंशीधर ने नवल किशोर को गाड़ी में बहुत ढूंढा। मतलब मुगलसराय स्टेशन पर देखिएगा, इस कहानी को आप पढ़िएगा तो वंशीधर नवल किशोर को बहुत ढूंढता है। कहाँ, मुगलसराय स्टेशन पर। लेकिन नवल किशोर नहीं मिलता है। और अंत में इलाहाबाद में दुलाई हटाने के बाद भेद खुलता है कि यही उसका मित्र नवल किशोर है। नवल किशोर ही दुलाई पहन करके दुलाई उठ करके बैठे रहता है, कौन, नवल किशोर। तो अंत में इलाहाबाद में दुलाई हटाने के बाद पता चलता है कि वह क्या है, नवल किशोर है। चलिए अब तीसरी जो कहानी जो हम लोग जो पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यह एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में ये कहानी छपा था। ये माधव राव शपड़े की कहानी है। माधव राव शपड़े की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी छपा था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। किस पत्रिका में छपी थी ये कहानी, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये कहानी छपी थी। कब, 1901 में। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, ये कहानी 1901 में छपी। किस पत्रिका में, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। और ये कहानी माधव राव शपड़े की कहानी है। जानते हैं, हृदय परिवर्तन की कहानी है। अगर इस कहानी में देखिएगा, पात्र एक विधवा, मतलब विधवा होती है, उसका पूरा परिवार के लोग मर गए रहते हैं, मतलब बेटा पुतोह सारे व्यक्ति मर गए रहते, सिर्फ उनकी एक पोती होती है और ज़मींदार है। विधवा की एक झोपड़ी रहती है ना, और ज़मींदार उस झोपड़ी को हटाना चाहता है इस कहानी में। तो विधवा मतलब किसी तरीक़ा से ज़मींदार दाव पेच करके विधवा का वह झोपड़ी हड़प लेता है। लेकिन विधवा एक दिन जाती है झोपड़ी में और मिट्टी लाने के लिए। तो ज़मींदार पूछता है कि तुम क्यों मिट्टी लाने आई हो। तो विधवा बोलती है कि मेरी पोती जो है वह, जब तक मैं इस मिट्टी से चूल्हा बना करके रोटी सेक के दूंगा तब मेरी पोती खाएगी। और विधवा क्या करती है, एक टोकरी में मिट्टी भर करके ज़मींदार को बोलती है थोड़ा उठाने के लिए। ज़मींदार से वह टोकरी नहीं उठता है। तब विधवा ज़मींदार को कहती है कि जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ रहा है तो आप इतना भार कैसे उठाएंगे। और इससे ज़मींदार की आंखें खुलती है और वह विधवा का क्या करता है, झोपड़ी उसको वापस कर देता है। तो यह कहानी एक टोकरी भर मिट्टी वर्ष 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह एक मौलिक कहानी है। टोकरी भर मिट्टी जो है मौलिक कहानी है। यह कहानी अमीरी तथा गरीबी की विषमता पर आधारित है। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, यह अमीरी और गरीबी की विषमता पर आधारित है। इसमें देखिएगा तो जमींदार, ध्यान देना मेरी बात को, इसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है। इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा, इस कहानी में जो जमींदार जो है, जो जमींदार इस कहानी में एक शोषक वर्ग का प्रतीक है। समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक कौन है, जमींदार। तो इसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा स्त्री शोषित है। और इसमें जो विधवा औरत जो है, विधवा जो है स्त्री, वह क्या है, शोषित वर्ग का प्रतिनिधि है। तो इसमें वृद्ध विधवा है, बूढ़ी जो विधवा है वो, उसकी पोती है और जमींदार है। इस कहानी की ये पात्र है। ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आँख खुलने के पश्चात उसकी झोपड़ी को वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कहानी है। ये क्या है, छोटी सी एक आदर्शवादी कहानी है ये।
तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज हम लोगों ने 3 ही कहानी पे चर्चा किया, 3 कहानी पर ही मैं रहने दूंगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तर्ज पर मैं आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर कराते रहूँगा। जी धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी मूल कहानी लगा है दोस्तों, आप उसको समय निकाल करके उसको एक एक लाइन करके पढ़िए। मेरा वीडियो देखने से तो आपको रिकॉल हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको लाइन से समझ करके टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का जो स्तर है वो बहुत कठिन है। तो आप उसको तब बना पाइएगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत।